अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अरसे से अंदरूनी इख्तलाफात और अब आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूम होने वाली PTI को आज अहम तरीन 3 सिग्नल जो हैं वो बड़े वाज़े अंदाज में देना पड़े हैं। PTI के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर किसी में दमखम है तो वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा के दिखाए, और अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो सियासत छोड़ देंगे। गंडापुर साहब के बकौल अगर किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने या फिर गवर्नर राज लगाने का शौक है तो वो भी पूरा कर ले। पार्टी चेयरमैन गौहर खान ने भी गंडापुर साहब की हाँ में हाँ मिलाई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की यही चैलेंज उन्होंने भी दिया है। PTI क़यादत की तरफ से दूसरा अहम तरीन सिग्नल पार्टी में मुकम्मल इत्तेफाक और हमाहंगी का दिया गया है, जबकि तीसरे सिग्नल में पार्टी चेयरमैन गौहर खान ने यह वाजे कर दिया है कि PTI को मुज़ाकरात करने पर कोई एतराज़ नहीं है और पार्टी क़यादत इस हवाले से बिल्कुल तैयार है, मगर हतमी इशारा और मंजूरी जेल में कैद इमरान खान की जानिब से आना बाकी है। ये तीनों सिग्नल्स PTI को एक ऐसे वक्त में देना पड़े हैं कि जब जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करने की तजवीज़ को सपोर्ट कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की जानिब से पार्टी क़यादत के नाम एक खुला ख़त मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि PTI इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हुकूमत के साथ भी सियासी मुज़ाकरात को संजीदगी से ले और जेल में कैद इन चारों रहनुमाओं को भी उन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा इन असीर रहनुमाओं ने मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान की मुशावरत से बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। PTI के इन तमाम मामलात को इसकी अहम तरीन इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद नज़र से देख रही है और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं साहिबजादा साहब कि ये जो आज अली अमीन साहब ने बात की है चैलेंज देकर, ये तो कुछ आबैल मुझे मार वाली कहानी नहीं लग रही कि मतलब किसी का हो सकता है ध्यान ना हो, वाकई किसी ने इस बारे में सोचा ना हो और आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं कि आ जाओ भाई तुम कर लो ये काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि आबैल मुझे मार वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं पस पर्दा भी काविश की गई या कुछ पार्टियों की ख्वाहिश है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अगर अभी भी फ़र्क जो है वो 33-34 का है। अलमिया ये है कि जिन पार्टीज़ ने इलेक्शन में 20 सीटें जीती थीं, वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JUIF हो, जिनको जनरल इलेक्शन में 20 सीटें मिली हैं उन्हें रिजर्व में 32 मिल गई हैं, बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग ऑन 52, वो स्टैंडिंग ऑन 93-94, इट्स हेल ऑफ अ बिग डिफरेंस। लेकिन काविश जाहिर है जब समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो राइवल पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर कोई इंटरनल डिफरेंसेस हैं तो शायद हम उसके अंदर से रास्ता बना लेंगे या किसी को तोड़ देंगे, तो इस किस्म की बात की जाती है। बट दे डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि इख्तलाफ राय PTI में है। मैं आपके प्रोग्राम में बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ और मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता जिस तरीके से उस इख्तलाफ राय को पार्टी मीटिंग्स के अलावा या मुतल्लका फोरम पे डिस्कस करने के अलावा बाहर लाया जाता है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का ताल्लुक है, उसके पूरे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वहाँ पर खड़े हैं। आप देखें 26 अमेंडमेंट में कितना कुछ हुआ, कितने बंदे टूटे, 4। उनको चाहिए ही उन 4 को तोड़ने के लिए भी क्या क्या नहीं करना पड़ा। पूरी एक 20 दिन की प्रैक्टिस थी, किसी को उठाओ, कभी किसी पार्टी का को तोड़ो, कभी कोई मिसिंग हो, कभी हमारे सारे MNAs के PK पहुँचे वहाँ पर उन्हें महफूज किया जाए, उसके बाद 4, तो अभी 32-33 का फिगर। अच्छा, लेकिन जब चैलेंज बेसिकली उस वक्त देना पड़ता है साहिबजादा साहब कि जब आगे से आपको कुछ नज़र आ रहा हो, कोई कोशिशें होती या कोई बातचीत आपके कानों में पड़ रही हो कि भाई ये हो रहा है पीछे, और हम चैलेंज ही दे देते हैं कि अगर ठीक है तुम लोग छुप छुप के कर रहे हो तो आके सामने आके करो। तो ये वाज़े तौर पर कोई इतलात आप लोगों को मौसूल हुई हैं, कोई बातचीत किसी से जारी है, कोई ऐसे रहनुमा हैं जिनको आप लोगों को शक है कि भाई ये ज़रा आज़ाद हैसियत में रहे हैं अभी तक और अब इनको अपनी तरफ लेकर आओ इससे पहले कि ये उधर चले जाएं? नहीं, शक किसी एक के ऊपर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो चैलेंज किया गया है जाहिर है कोशिशों को मद्देनज़र रख के किया गया है। जो कुछ कोशिशें पस पर्दा कुछ की गई हैं या की जा रही हैं, या शायद बड़ा खुशी का इजहार था और एक
जहन में चीज़ बैठ गई थी कि अब रिजर्व सीटें गई तो ये भी तोड़ लेंगे, वो शायद मेरा ख्याल है शायद पिछले 10-12 घंटे में एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है जिसे तोड़ना पड़ेगा, और KPK में वो नंबर तोड़ना आसान नहीं होगा। तो किसी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर, KPK के ऊपर कोई शक नहीं है अभी तक किसी किस्म का। लेकिन ज़्यादा एतबार भी आपके, चाहे कोई भी सूबा हो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह रही, लेकिन एक सवाल की हद तक मैं ये पूछ रही हूँ कि KP का ही आप लोगों का वो शख्स था जिसकी के जो बेचारा फौत हो गया, लड़का मुबारक ज़ेब, और उसी का भाई था, KP से ही ताल्लुक था, और वो किस पार्टी में जाकर बैठ गया था, तो वो आप लोगों का ही बड़ा देरीना साथी। वो मुख्तलिफ हालात के अंदर आया था, और फिर आप उसके बाद उसका हाल तो देखें ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ताज़ा तो आप लोगों का शायद चौधरी उस्मान साहब हैं बहरहाल, लेकिन मैं बड़ी बात क्लियर है, मुझे नहीं पता अभी तक क्यों उनके खिलाफ फाइल नहीं किया गया। हमें उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, 62 लगता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। नंबर 1, आप जब पब्लिकली कुरान के ऊपर बैठ के हलफ देते हैं और उस हलफ को तोड़ते हैं तो वो आप खाइन होते हैं, आपने कुरान का हलफ तोड़ा है। नंबर 1, 62, 63 यहाँ पे इतलाक होता है। नंबर 2, उनका SIC का एफिडेविट जमा है। अच्छा, तो फिर तो ये एक्शन आपकी पार्टी लेगी, तो किसका इंतजार कर रहे हैं आमिर साहब? PTI की लीगल कमेटी नहीं करना ना जी, जो मैं करेगी तो मैं इंशाल्लाह I'll sign the document, as simple as that। लेकिन PTI वाले डिले भी कर देते हैं, ये भी आपको पता है, चीजें इधर काम करते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाता है ना उनके साथ। आई होप इस मर्तबा नहीं होगा ऐसा। अच्छा नहीं होगा, आप करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना अच्छा चाहिए? अब ये जो PTI वाले सारे हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही मेंबरान कहलाएंगे? असूली तौर पे तो वही कहलवाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ। इलेक्शन के फ़ौरन बाद 48 आवर्स के अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने SIC को ज्वाइन कर लिया। देन वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट का डिसीजन आ गया, उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया, आप रीज्वाइनिंग कर लें। उसी डिसीजन को रिव्यू के अंदर कम तादाद में जजेस ने रिव्यू कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी कभी कभी होता है। नहीं कभी कभी नहीं होता, ये पहली मरतबा हुआ और ये दुनिया में पहली मरतबा हुआ है। ठीक है, एक तो जिन जजेस ने फैसला सुनाया है रिव्यू उनके आगे फिक्स नहीं हुआ, दूसरा 15-13 का बेंच या 14 का बेंच फैसला सुना रहा है, आप 10 का बेंच उस फैसले को उड़ा रहे हैं। दरअसल आप लोगों के साथ हुआ ये कि आप लोग 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले पीरियड में रह रहे हैं। जो हुकूमत कहती है कि देखिए वो 26वीं आईनी तरमीम में ये मैकेनिज्म बन गया, अब ये होगा और ऐसे होगा, अब नया बेंच होगा और अब कम भी हो सकते हैं, फलाना हो सकता है। तो अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको ये भी कर लेना चाहिए, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो वज़ीर आज़म आना चाहती हैं तो किसी तरमीम के ज़रिए कह दें कि वो वज़ीर आज़म हो गई हैं, वज़ीर आज़म वज़ीर आला हो गया, कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, व्हाट कैन आई से। अच्छा तो अब लेकिन टेक्निकली अब ये सारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान, जी बिल्कुल, जब तो वो रिव्यू हुआ और रिव्यू के अंदर जो ओरिजिनल फुल कोर्ट का डिसीजन था वो ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर है उससे पहले का स्टेटस को जो था, उसके पहले की पोजीशन जो थी वो बहाल हो गई। तो अच्छा, चूँकि वो फुल कोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट भी नहीं किया नॉर्मल इलेक्शन कमीशन ने, ये रिव्यू वाला उसने 2 दिन में इम्प्लीमेंट कर दिया और आज नोटिफिकेशन कर दिए, वो रिव्यू नहीं किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया था इलेक्शन कमीशन के अंदर और नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर, प्रोविंशियल असम्बलीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर आज भी वो अराकीन SIC ही के हैं। ठीक है, और इन पे अब पार्टी डिसिप्लिन भी SIC का लागू होगा? जाहिर है किसी को नैल उछलने की कोई जरूरत नहीं है। चेयरमैन भी तुसी बन गए हो, फिर मुबारकबाद दे दें ये तानू। नहीं देखिए मैं तो अपनी पार्टी का पहले भी चेयरमैन था, मैं बड़ी क्लियर, ये इमरान खान की सीटें, इमरान खान की अमानत था, मैं तो फुल कोर्ट के फैसले के बाद, इमरान खान की अमानत आपने रखी हुई है ना फिलहाल, तो मैं बड़ा राजी था कि ये सारे अराकीन वापस चले गए हैं, SIC के हम 2 ही बंदे बचे हैं, एक मैं और एक फैसल अमीन गंडापुर। ठीक है, हम 2 MNA SIC करेंगे, बाकी सब इमरान खान की अमानत एज इट इज उनके पास चली गई। हमेशा फिर ठीक है, अमानतन चेयरमैन नई कैटेगरी, ये भी पहली दफा आएगी पाकिस्तान। आप ये समझें कि मैं जिस इम्तिहान से 9 माह पहले सुरखरू हुआ था, वो इम्तिहान शायद दोबारा फिर मेरे कंधों पे पड़ने वाला, तो ठीक है, लेकिन आई एम वेरी क्लियर ऑन इट जी, इमरान खान की सीटें हैं, इमरान खान का डिसीजन है, कमेटी से लेके किसी भी सीट का MNA से रिलेटेड किसको कमेटी में लेके आना है, किसको चेयरमैनशिप देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इट इज़ होली सोली इमरान खान डिसीजन। मैंने इलेक्शन से पहले भी जिस वक्त मेरे से टिकट साइन हुए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम मुश्किल वक्त में साथी के साथ खड़े होने वाले लोग हैं विदाउट डिमांड्स, तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई, जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही अपनी फैसला। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी कल क़यादत की, अभी तो मैंने सवाल करना ही शुरू किया था तो आपने मुझे जवाब दे दिया लेकिन हमें साहब कल उन जो पार्टी क़यादत की फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कोई अश्योरेंस दी है कि
घबराना नहीं, हुकूमत नहीं जा रही, मुझे नहीं पता किसी की मुलाकात हुई तो है। मुस्कुरा क्यों रहे थे आप? नहीं, वो तो आपकी बताने, वो तो रात मुझे एक प्रोग्राम में और में भी पता लगा, तो इट वाज अ न्यूज़ फॉर मी। आई डोंट नो इफ समवन वेंट एंड मेट मौलाना फजलुर रहमान साहब, आई रियली डोंट नो। लेकिन घबराने की जरूरत, मौलाना को तो कहने की जरूरत नहीं है, सियासी आदमी है, उनका इस्तेहकाक है, जो मर्जी करें। अगेन वही है 32 केपी में आपके खिलाफ इस्तेमाल कौन होगा? 30-32 का क्वेश्चन हमारे पास है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जमात तो मौलाना साहब की ही होगी ना, सीटें उनको दे दी। तो फिर ये उनकी चॉइस है। वैसे लेकिन कुछ भी इस पे बात नहीं हुई कि मौलाना साहब से वो जो मीटिंग हुई, इस्लामी तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। अच्छा, नहीं, पार्टी के ग्रुप्स में कोई बात इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई कि भाई उनसे ये बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई, शायद आज की जाए, चूंकि कल तमाम लोग, आपको पता, केसेस लगे हुए हैं और बड़ा स्पीडी ट्रायल चल रहा है, वहाँ पर मसरूफ़ थे। आज पार्लियामेंट्री पार्टी की, जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, सेनेट नेशनल असम्बली KPK, वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। पब्लिक में ये करने वाली बात नहीं होती। अभी शायद मैं मीटिंग ख़त्म होता सीधा आपके प्रोग्राम में आया हूँ, इसके बाद एक मीटिंग है, शायद फिर उसके अंदर बताया जाए, तो देन आई विल बी एबल टू पास कमेंट ऑन दैट। अब आप अपनी उस बात पे आ जाएं जो आप कह रहे थे, इस्लाम मुसलमान, वो कुछ नहीं, मैं वैसे ये कह रहा था कि इस्लाम के अंदर बड़ी सख्ती से ममानियत है कि जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर आपको काबिज़ नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो बहसीत मुसलमान तमाम पार्टीज़ पे इस चीज़ का इतलाक़ होता है, तमाम शख्सियात पे, लेकिन जो मजहबी पार्टियाँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसका इतलाक़ होता है। तो मेरा तो अपना नुक्ता नज़रिया है कि मौलाना को तो सीटें भी नहीं लेनी चाहिए। तो वो तो सीटें भी उन्होंने ले ही ली जो उनकी नहीं थी टेक्निकली। तो ये याद दहानी आप लोग किसी को चाहिए था, कल पर्ची लिख के दे देते कि ये मौलाना साहब को दे देना। वेल, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, व्हाट कैन आई से। अच्छा, अब ये बताएं, आगे बढ़ते हैं कि जो PTI की सीनियर क़यादत कैद है जेलों में, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब और महमूद रशीद, एजाज चौधरी वगैरह, अब इनको ख़त लिखना पड़ा और इन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट के साथ भी मज़ाकरात आप लोग करें, आप लोग उनके साथ भी बैठें और हमें भी उन मज़ाकरात में शामिल करें। इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है कि जहाँ पर अगर गवर्नमेंट को भी ये लगे कि भाई शाह महमूद को एक अलग स्टैचर हासिल है, यास्मीन राशिद साहिबा को सीनियरिटी का, उमर का एक अलग स्टैचर हासिल है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की आप लोगों से तो मखासमत ज़्यादा हो, बयानबाजी की वजह से जो भी है, उनको ज़रा ज़्यादा सीरियसली एहतरामन सुन लिया जाए और उनको बाकायदा तौर पे, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को इंगेज करना होगा आप लोगों को। नहीं, हमारी मखासमत जो गवर्नमेंट के साथ है वो बयानबाजी की वजह से कतई नहीं है। जब आप इज़्ज़तों पर हाथ डालेंगे, घरों में पहुंचेंगे, तो मुखासमत होगी। मैं कभी डिनाई नहीं करता, मेरी है, एज सिंपल एज आई सिंपली डोंट केयर को बंदा क्या सोचता क्या नहीं सोचता। जो मेरे गिरेबान पे हाथ डालेगा मैं उसके गिरेबान तक पहुंचूंगा। वेरी सिंपल फॉर मी। हाँ, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ वेरी सीजनड पॉलिटिशियन, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद साहब एंड उमर सरफराज चीमा साहब बड़े पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं। इन लोगों की हमारी जितनी उम्र है उनका इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर तो इन्हें ऐड किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि और चूँकि वो अब 2 साल से कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो एक माइलस्टोन हमें मिलेगा, एक्स्ट्रा माइलस्टोन। लेकिन उस लेटर के अंदर आप आखिरी लाइन अगर देखें, आई गेस कि वो फिर हमें वो जनवरी वाले मुज़ाकरात की सिचुएशन पे वापस ले जाती है। जनवरी वो टाइम था जब गवर्नमेंट के साथ हमने मुज़ाकरात किए, खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया उस वक़्त, और खान साहब ने कहा कि अच्छा ओके, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इन लोगों के हाथ पल्ले कोई शय नहीं, लेकिन बैठ जाओ, ये खाली वो छनकना ही बजा रहे हैं, लेकिन जाओ जाके बैठ जाओ इनके साथ, ठीक है। एक प्रेशर है कि PTI इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ये बैठो, बैठे। क्या हुआ, इमरान खान साहब से मुलाकात की कमिटमेंट दे दी गई, आज़ाद माहौल में मुलाकात की कमिटमेंट दी गई। फिर हर मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट का जो लोग थे वो आके कहते थे कि यार साढ़े ते हाथ वासी ची कुछ है नहीं। तो लेकिन वहाँ पर इसके अंदर भी लेटर की आखिरी लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो कमेटी बने नेगोशिएशन के लिए, उसकी इमरान खान साहब तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। और इस लेटर में एक और चीज़ भी है, अनलाइक जनवरी वाले मुज़ाकरात, के हमें भी इसमें शामिल किया जाए। अब उसकी रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, क्या उनका पेशेंस इज रनिंग थिन, ज़ाहिर है। मैं तो समझता हूँ एक नई कमेटी, खान साहब का इस्तेहकाक है, खान साहब जिसको मर्जी शामिल करें, नई कमेटी बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों साइड्स का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। खान साहब तो अब इस वक्त जो उनका माइंडसेट है वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, गवर्नमेंट के साथ ना बैठें। ये कहते हैं गवर्नमेंट को भी एंगेज करें। अब ये तो PTI को डील करना, मैं तो वो जो खान कह रहा है मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करें। नहीं, देखिए ना, मैं पिछले मुज़ाकरात का हिस्सा था, शायद जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो उसमें एक वजह मेरी गिरफ्तारी की भी थी, जो अटैम्प्ट फैसलाबाद में किया गया,
खान साहब को बताया गया। बाकी मल्टा रीजन्स भी, दूसरी रीज़न ये थी जो मेन थी कि खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी उस कमेटी की। फिर कमेटी का जो सब बंदा था अहम तरीन जो उसका स्पोक्स, उसको आप गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए, ठीक है। तो पहले अगर मेरा भी टू सम एक्सटेंड ये नुक्ता नज़र था कि हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करना चाहिए, वो लास्ट एपिसोड के बाद तो कम से कम ख़त्म हो गया ना। उनके हाथ पल्ले कोई चीज़ नहीं है, वो तो अब बैरून मुल्क दौरों पर भी नहीं जा तो सकते। ये बात उनको नहीं पता अंदर जेल वालों को? किसको? मतलब शाह साहब को या यास्मीन साहिबा को? अब ये चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं जा नहीं सकता, क्योंकि नहीं, अगर लेकिन उनके साथ मुलाकातें तो हो रही हैं लोगों की। हो रही है ना, मेरा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं शायद वहीं पर दर लिया जाऊँगा। अच्छा, ठीक है, मैं तो इस वजह से नहीं जा ठीक पा है, रहा हूँ। आप नहीं जा सकते, मैं ठीक नहीं है। जा सकता वहाँ पे। मेरी लेकिन उनसे मुलाकातें करने भी, फिर अगर इतना खत आया था उनका और ये सारा एक मशवरा वहां से आ रहा था पार्टी की सीनियर लीडरशिप से, तो फिर जो हैं सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौहर वगैरह, इनको जाना चाहिए था कि उनसे मिलके कुछ क्लैरिटी उनको भी दे दें कि भाई क्या हो रहा है, और उनसे मजीद इंस्ट्रक्शंस भी ले लें कि भाई नहीं, मैं समझता हूँ आपका दोहरी माइंड क्या है? जिम्मेदारी है। अव्वल तो ये कि उन्हें जाके मिलें, उनको बाहर के हालात बतला के एज इट इज़, और स्टिल अगर वो अपनी उस बात के ऊपर कायम हैं तो फिर उनका ये मैसेज लेके खान साहब के पास भी जाएं, और उनसे जाहिर है ख़त के अंदर वो अपना माफ़ी ज़मीर खुला इजहार नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन राइटिंग नहीं लेके आ सकते। जब आप मिलने के लिए शाह साहब के पास जाएंगे और बहुत सारी पूरी बातें delegates डिस्कस जो हो हैं, जाती वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है उनके पास कोई मैकेनिज्म हो। अगर वो आपकी फ़िज़िकल मुलाकात में आपको वो मैकेनिज्म मिल जाता है, दैन गो टू खान एंड टेल हिम, कन्विंस हिम। खान साहब कन्विंस होते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कन्विंस होते तो बस फिर उन्हें बता दें कि जी नहीं, द लीडर इज़ नॉट एग्रीड। अच्छा, अब जो तहरीक वाला सिलसिला है उसका क्या प्लान है? और खैर आज एक तासुर तो दिया गया कि पार्टी में कोई एज सच डिफरेंसेस नहीं है, या डिफरेंसेस हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है और कोई इख्तिलाफात नहीं है, हम एक इकट्ठे हैं और साथ ही हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो तहरीक है वो तहरीक इस तरह तो नहीं चलेगी कि अली अमीन साहब ने या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ही एक साथी के खिलाफ करप्शन का कोई केस खोला हुआ है, या दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ जो हैं वो दूसरे साथी को कह रहे हैं कि आपने कोई काम किया नहीं था इसलिए आप हम पे बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयान तो आ तो रहे हैं ना, इसमें कैसे करेंगे तहरीक? मैंने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एल्डर से कि आप इन मामलों को कौन से सेटल एल्डर? करें, जो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं। अच्छा। मुकाम चेयरमैन है, गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, और जितने लोग हैं, और इन इश्यूज़ को सेटल करवाना चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ रीज़न ये है कि PMLN के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी वो वक्री लाइनें लेके बैठे हुए हैं, जो उनकी पूरी ना पंजाब गवर्नमेंट की लाइन है ना फेडरल गवर्नमेंट की लाइन है। वो हाईलाइट क्यों नहीं होता? इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रास रूट के ऊपर ख़त्म हो चुकी हुई है। पीपल आर नो मोर कंसर्न्ड व्हाट PMLN इंटरनल लीडरशिप इज सेइंग अगेंस्ट देयर मेन लीडरशिप और वट एवर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि सबसे मकबूल पार्टी है, आप जिस घर में एक बाप के 4 बेटे होते हैं ना, 4 बेटे भी इत्तेफाक नहीं करते, आप यकीन करें। हमारे पंजाब के अंदर आप जाके देखें, अक्सर जो दुश्मनियाँ हैं वो शरीके की हैं। ठीक है, शरीका आपका अपने सगे भाई से या चाचे से होता है, ठीक है। अक्सर दुश्मनियाँ भी पूरी बेल्ट निकाल के देख लें। तो ये एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर तमाम लोगों का एक राय के ऊपर मुत्तफिक हो जाना पॉसिबल नहीं है। बट उस इख्तलाफ राय के इजहार का तरीकाकार गलत है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, आपकी रिजर्वेशंस हैं, मुतल्लका फोरम्स अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल कमेटी अवेलेबल है, कोर कमेटी अवेलेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद जिस वजह से यहाँ तक हालात पहुँचे हैं वो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है PTI के अंदर। यस। और वो किसको करनी है? जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसी को करनी है, क्योंकि खान साहब तो अंदर करनी चाहिए उन्हें। देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पॉलिटिक्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। आज आप PTI का वर्कर जो है वो अपने आप को डिस्टेंट फील कर रहा है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ। आज जो लीडरशिप है, इस चीज़ के बावजूद मैं बड़ा क्लियर हूँ कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी PTI के लिए PTI के वर्कर की है। उन्होंने जाने तक कुर्बान कर दी हैं, ठीक है। तो अब तहरीक का क्या प्लान है? लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की कुर्बानियाँ भी कम नहीं हैं।
इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए था कि जिस जगह पर जाकर जो वर्करों के खदशात हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रहे, या जो पार्लियामेंटेरियंस के खदशात हैं या उनकी रिजर्वेशन हैं वर्कर्स तक नहीं पहुंच पा रही, तो आप उसको सेटल करने का एक मैकेनिज्म बनाते हैं कि ये 2 रुकनी 3 रुकनी 4 रुकनी पार्टी है दैट विल एंगेज वर्कर्स एंड द पार्लियामेंटेरियंस विद ईच अदर, सो जो आपस के डिफरेंसेस हैं वो दूर हों। वो नहीं हुआ अभी तक, हो जाना चाहिए था। मैंने आज भी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर मैं तजवीज़ दे के आया हूँ, अच्छा। मैं तादी के तौर पे, कि अगर आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपका अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए। आप पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के अंदर बैठ के अपने किसी भी कोलीग की, किसी भी ओहदेदार की आप फट्टी लिख दें, आपका इस्तेहकाक है। लेकिन ये इस्तेहकाक आपका नहीं है किसी का भी कि वो अंदर लिखी हुई फटी फिर उसके बाद बाहर मीडिया के ऊपर पब्लिक हो, जिसको आपका फ्रीक मुखालिफ, जिसको आपका पॉलिटिकल दुश्मन आपके खिलाफ आपको पता है आजकल पीएमएलएन का जितना सोशल मीडिया है वो अपनी प्रोजेक्शन से उतर गया हुआ है। वो पीटीआई के इंटरनल इख्तलाफात को या इस जो डिफरेंस है इसको हवा देने के ऊपर लगा हुआ। देखे ना वो मरियम साहबा वहां पर इजहार फरमा रही हैं कि अलीमा खान के हवाले से जो उन्होंने बात की, ठीक है, अलीमा खान का तो भाई अंदर है, वो तो बेचारी जाके जेल के बाहर खड़ी होती है, उस्मा खान खड़ी होती है, नौरीन खान खड़ी होती है, उसकी बीवी जेल के अंदर है। आपने तो अपने बाप के हक पे डाका मार दिया। लेकिन आप तैयार हो जाएं, अगर आप लोगों के हक पे भी डाका पड़ सकता है, मतलब वो तो तहरीक जलाएं। नहीं, तहरीक तो अब इंशाल्लाह चलेगी ना, बैठे हैं सारे मैकेनिज्म बनाने के लिए। वो मैकेनिज्म और वो 10th के बाद 10 मुहर्रम के बाद मेरा जहां तक ताल्लुक था बतौर इत्तेहादी, मैंने अपना फार्मूला जो तहरीक का था वो मैंने छोटी ईद से पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर अप्रूव करके भिजवा दिया था। वन नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी एक डोमेन है, मैं SIC और MWM और मैंगल साहब या चकजई साहब हम सब अलायंस में हैं। अलायंस में मेरी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा आगे इसलिए है कि जो SIC के अंदर ज्वाइनिंग है, बट नो वन हैज़ गिवन मी द राइट कि मैं PTI के इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत करता फिरूँ। मेजर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम तहरीक इंसाफ को असिस्ट कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट को लीड कर सकते हैं, हम साथ चल सकते हैं, अपनी मैन फोर्स उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू डिसाइड कि वो कौन सा रास्ता किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो खान साहब के अहकामात आ गए हैं, उसके बाद कोई ना कोई मैकेनिज्म निकल आएगा, कोई सूरत आ जाएगी सामने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साहिबजादा हामिद रजा साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना, कोशिशें ज़रूर पसे पर्दा चल रही हैं लेकिन घबराना नहीं है। वही वाली बात आज भी इनकी जमात कर रही है कि इसीलिए इनको चैलेंज देना पड़ा, साथ ही साथ इख्तलाफात के हवाले। मैं रोक रहा हूँ, ये बड़ी जी गैर इखलाकी बात है। मरकज़ के अंदर भी परेशान होने की ज़रूरत है वैसे, PTI को नहीं गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, कि शायद जो कोई इत्तेहादी है वो मेन सीट पे ना चला जाए। ठीक है ये वो कहानी भी चल रही है, हमें ना परेशान रखे ना खाली। नहीं तो उनके खिलाफ कौन अब काम सारे कर रहे? आप लोग ना अब सब पॉलिटिकल, पहले हमारी बारी थी परेशान होने की ना, ठीक है, हम तो हो आए हैं 3 साल, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी जो गुज़श्ता 1.5 साल से और उससे पहले निगरान में भी यही सेटअप था 1.5 साल, ये जो 3 साल से बैठे हैं ये अपनी तभी उम्र पूरी कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब इनकी बारी है, ये देखें कि इनके अंदर से क्या होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग। आखिरी एंडिंग नोट नाजरीन फिर यही है, नए बजट के नए माली साल में नफाज के बाद हुकूमती इकदामात को देखते हुए यही जुमला जहन में आ रहा है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले माली साल में 40 से ज़ायद आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटीज़ की शरह में कमी का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि अक्सरियत ऐसी अशिया की है कि जो अमीर तबके के इस्तेमाल में आती हैं, जबकि दरमियाने और गरीब या मुतवस्सित तबका जिसको हम कहते हैं उसको नए माली साल के आगाज़ पर पेट्रोल की कीमत में ₹8.25 और गैस की कीमतों में 50% इजाफे का तोहफा मिला है। दूसरी जानिब महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां जो कि बड़े बड़े लोग चलाते हैं, SUVs इस्तेमाल करने वाले अमीर तबके के लिए इन कारों पर आयद टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में 44% छूट दे दी गई है, 44% छूट दे दी गई है। अच्छा, इसी तरह दरामदशुदा जो सन ग्लासेज हैं और घड़ियों पर भी ड्यूटीज़ जो हैं वो कम की गई हैं, जबकि कैट और डॉग फूड जो है, जो कि गरीब आदमी तो बहुत कम ही पालता है, अमीरों के शिशके होते हैं, वो कैट फूड, डॉग फूड यानी कि पेट्स का जो खाना पीना होता है उसके ऊपर भी आयद ड्यूटी
ड्यूटी में 1/4 से ज़ायद की कमी की गई है। अब बात हो रही है इम्पोर्टेड आइटम्स की, तो जनाब अमीरों के जो चोंचले हैं उनमें इम्पोर्टेड पनीर, मछली, चिकन और योगर्ट भी शामिल है और इन तमाम अशिया पर ड्यूटीज़ कम कर दी गई हैं, जबकि आम आदमी घी, चीनी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद महंगे दामों खरीदेगा और नए माली साल का नया माली अजाब जो है क्या रुख इख्तियार करेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर हैं और माहिर मुआशियात हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम। थैंक यू तोला साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं ज़रा तसल्ली रखती हूँ कि हालात इतने बुरे नहीं है जितने मैंने बताए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो ड्यूटीज़ का जो एक मैकेनिज़्म तय किया गया, इसमें आप क्या देख रहे हैं? आम आदमी को क्या उसी तरह फ़र्क पड़ेगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ, या आपकी असेसमेंट इन सारी चीज़ों पर कुछ और है? और क्या ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इन पर वाकई ये आरडी कम करना इतना ज़रूरी था? मतलब वो 1.5 करोड़ एक गाड़ी पर अब छूट मिल जाएगी 80 लाख से 1.5 करोड़ तक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ और नहीं कर सकते तो हंस तो सकते हैं ना, कम से कम। हाय तोला साहब, इस पे तो कदगन नहीं हो सकती। टैक्स भी कोई नहीं, टैक्स भी कोई नहीं है, लग सकता है अगले साल। अच्छा, एक्चुअली देखें, ये IMF जब बैठ के बजट बनाता है और जब ये कह दे कोई कि जी कि आप ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठ के ये फैसला करें, जिनमें से हार्डली किसी ने शायद प्रैक्टिकल काम किया हो कि जी आप इंपोर्ट खोल दें, कुछ नहीं होगा। आप 3 डिफरेंट टाइम में मैं आपको ओकेजन दे सकता हूँ। शौकत अजीज साहब के दौर में आपने इंपोर्ट खोली और आपका डॉलर जो है ना वो ऊपर से नीचे हो गया। ये 2007-8 की बात है। ठीक है। फिर मुफ्ती इस्माइल साहब थोड़े अरसे के लिए आए और फिर असद उमर साहब थे, फिर आपके हफीज शेख साहब आए। उस दौर में हमने, अगर आपने देखा होगा तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हमें मिला 18 का, जिसमें डार साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब थे। तो डार साहब के 2 या 3 महीने थे, फिर मुफ्ती इस्माइल साहब के थे और आखिरी महीना शमशाद अख्तर साहबा का था। उसमें आपको एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट लेड ग्रोथ भी मिली और नोज डाइव भी मिली। फिर शौकत तरीन साहब आए, उनको तो हमने समझाया था कि भाई ये ना करो, फिर भी नहीं समझे, समझ नहीं है उनको। अच्छा, नहीं आई तो उन्होंने नोज डाइव करा दी। अब जो औरंगजेब साहब हैं उनको समझ आ रही है जो आप लोग उनको समझा रहे हैं? औरंगजेब साहब का शायद इसमें मंशा नहीं होगी, बट ये है कि IMF का एक प्रेशर था कि जी आप इंपोर्ट खोलें। क्योंकि देखिए आप शिफा, पिछले 1 साल से अगर आपकी मईशत में स्टेबिलिटी आई है और जिसका हम बुलंद बांग दावा कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और पूरी हुकूमत, वो यही है कि हमारी करेंसी स्टेबल है। तो करेंसी स्टेबल क्यों हुई थी? कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस आया था, इसलिए आया था कि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब अगर इंपोर्ट हम खोल रहे हैं तो फिर करेंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखें, हम तो वैल्यूएशन करने वाले लोग हैं और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है स्टेट बैंक कर सकता है या आप कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने पहले भी की थी ना, तो मैंने कहा था उस वक्त पिछले साल के 235 से ऊपर का डॉलर नहीं है। तो मुझ पर बड़ी, मेरा ख्याल है, जो तनकीद की गई और हुकूमती इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के लोगों ने, और एक हमारे बड़े टाइकून्स थे यहाँ पर जो ये समझते हैं पाकिस्तान वो चलाते हैं, वो भी 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं है। और वो मेरा ख्याल उनकी कोई इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी, 200-250 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में रहेगी, ये बाकी सारी बाहर ही होती है। तो उन लोगों ने बड़ी तनकीद की। अब अल्लाह का नहीं करना था कि वो कोई 1 महीने के अंदर गोल्डमैन सैक ने मेरे से कम वैल्यू बता दी। फिर 1 महीने के बाद ऑप्टिमस में एक मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा बता दी। तो फिर जब सबने देखा कि ये मिड है तो ये बोले यार ये तो सही है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई PM लेवल पे, उनको भी यही रिपोर्ट मिली कि 240 से ऊपर नहीं है। हाफिज साहब से की गई, वो भी 240 की आई। उन्होंने तो कहा भी कहीं पे। तो असल में हम कुछ और ना करें, हम अपने दुश्मन खुद हैं। तो बड़ा अफसोस ये होता है कि हमने अब फिर इंपोर्ट खोलनी है, फिर हमने एवरेज कम नहीं की है। आज अगर मैं देखूं, और अगर ये हमने पूरी इसकी एक एनालिसिस भी दी थी कि अगर कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट इस लेवल पे जाएगा तो करेंसी किस, उस पर एक मिनिस्टर नाराज़ हो गए और उन्होंने मेरा ख्याल है कहीं कोशिश भी की मेरे बिजनेस बंद करने की भी। तो यहाँ ये फिर विक्टिमाइज, जी विक्टिमाइज किया जाता है फिर वो, और किया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना पड़ता, फिर आज एक अल्लाह की ज़ात होती है, मुझे इससे कोई, हालांकि आपका सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक, मैं जब मिनिस्टर रहा जब भी नहीं था शिफा, ऐसा ही एवरीवन नोज कि मैंने टेक्नोक्रेट के तौर पे किया था काम। और आज भी मैं सच्ची बात करूंगा,
चाहे बुरी लगती है लगे, मैं अल्लाह के अलावा किसी को जवाब दे नहीं हूँ। तो अब आप वैसे हमारी वैल्यूएशन क्या देख रहे हैं रुपये की? देखिए, अगर Prediction इन्होंने अगर हम अगर इस अगर तरह से इन्होंने अगर इन्होंने इस बात को नहीं देखा और कोशिश की कि अगर जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका रुपये 300 क्रॉस कर जाएगा। आज आप 284 तो देख रहे हैं, आज आप देख लें इंटर बैंक में 284 है और मार्केट में इस वक्त 294 का मिल रहा है। ऑफिशियल तो मिल ही नहीं रहा, आप जाएं तो $2000 $4000 जो मुझे रेट आ रहे हैं, जो मैंने पूछे हैं, मैं तो इतना नहीं लेता, मगर जिस तरीके से लोगों ने मुझे बताया है, मैं अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले ही लोगों से पूछ रहा था, तो वो कह रहे हैं सर 295 में मार्केट में डॉलर नहीं है। तो ये एंटिसिपेशन है ना। ठीक है। और आप देखें दुनिया के चंद कंट्रीज में से आपने एक्सपोर्टरों को इतनी छूट, मैं ये नहीं कहता था कि कभी भी मैंने ये बात नहीं की थी शिफा कि अगर आप रेट नहीं नीचे करें तो एक्सपोर्टर को मारेंगे, नहीं। उनका रेशियो है 70-30। अगर $100 वो आपको देते हैं ना, तो $70 की इंपोर्ट भी कर लेते हैं या बाहर पैसे भी रख लेते हैं। तो $30 पे मैंने कहा अगर मैं 35 रुपये कम करता हूँ या 45 रुपये, तो 13 रुपये की इनको कंसेशन आप दे दें। ठीक है, आप दे दें 13 रुपये के अंदर, टैक्स में छूट दे दें, इलेक्ट्रिसिटी में छूट दे दें, गैस में दे दें। ये पूरी मईशत को इस इन्फ्लेशन की नज़र करना और गरीबों पे ये बोझ डालना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन गरीबों की आवाज़ दे रहा था कि जो कि आज महंगाई की चक्की में पिस गए। आज 8 रुपये आपका पेट्रोल बढ़ा है ना, इसकी वजह से 5% इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है। और अब ये कम नहीं होगा क्या आपको पता है? इसके साथ लिंक्ड सारी चीजें और बढ़ेंगी। और नहीं, उन्होंने ये उसको मिला के होता है इसका इम्पैक्ट। तो ये अब पेट्रोल, ये कार्बन लेवी जो नई आई है जी, 2.5 रुपए, उसमें आप आराम से नहीं, उसमें एडजस्ट, अब जब कमी होगी ना, तो खैर जैसे आप अगर 8 रुपये कम करने तो 8 नहीं करेंगे, हम 5 करेंगे, 3 रुपये कहेंगे जी कार्बन लेवी में चलेंगे, क्योंकि उनको आपको 78 से 100 करनी थी, तो पहले ही दिन आपने 2.5 रुपये बढ़ा दी। तो अब देखिए, इसी तरीके से अगर करनी है इकोनॉमी को कि मिल्किंग द ओल्ड काउ, टैक्सेशन at one point in time they will start bleeding, they will not milk, ये भाग जाएंगे। अच्छा, और हमारी जो इंडस्ट्री है तोला साहब, क्विकली ये भी बताइएगा फाइनली, और फिर मैं उसके बाद आपसे ये भी पूछूंगी कि आज जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं वो हमें क्या बता रहा है, ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है ना मिल्किंग दी ओल्ड काउ, तो जब ये डीजल भी ज़ाहिर महंगा हुआ है, अब जब डीजल महंगा हुआ है तो उसके साथ हमारी इंडस्ट्री ज़्यादातर डीजल पे चलती है, तो उधर उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। डीजल अगर 1% बढ़े तो 0.2% इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें 258 रुपये का पेट्रोल था, तो अगर 8 रुपये बढ़ा तो 3.3% बढ़ा। ठीक है, तो 3.3% का अगर मैं 0.15% पेट्रोल का लूँ तो 0.5% बढ़ा, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती ये सारी एक पूरी एक मैथमेटिकल वर्किंग है, मैं घर से तो नहीं करता। ज़ाहिर इस तरीके से करेंसी की वैल्यूएशन होती है, इसका एक पूरा मॉडल है। अब हम तो इसी में घूमते हैं जो आम लोग बोलते हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों को मैंने देखा, वो कहते हैं नहीं रीर आ गया। अब वो रीर 2018 पे फ्रीज हो चुका है IMF की बास्केट से, यू नेवर नो कि क्या है, बट हम तो एक्चुअल रीर को कैलकुलेट करके डिफरेंशियल निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फाइनली तोला साहब ये बताएं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में आज रुझान देखा गया, कहते हैं वर्ड है ना, रुझान देखा गया, वो रुझान आपको क्या बता रहा है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज अंडर प्राइस तो थी। अच्छा, बहुत अच्छे से वो डिप्रेशन में थी। अब भी जो हो रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि चलें आपकी एक मईशत का भी एक पहिया चल रहा है और स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है। इसमें ज़रा ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ख्याल भी रख रही होगी कि कितनी बोरोइंग का फैक्टर है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी, जिसको हम आम फैम में जो मार्केट लैंग्वेज में कहते हैं बदले में पैसे पड़े हुए हैं, तो शेयर आपने लिए बोरोइंग के थ्रू, उसका मार्जिन रखते हैं, तो वो थोड़ा सा लीथल हो जाता है। तो आई होप क्योंकि मैंने मार्केट को छोड़े हुए मुझे शिफा अरसा दराज हो गया, और अब मैं एज ए इन्वेस्टर तो मेरा ख्याल है 5 साल पहले मैंने दोबारा छोड़ दी थी। अब इसके बाद मैं इस तरफ घुस नहीं।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अशफाक यूसुफ तोला साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे जब बैठे हों और जो कि प्रिडिक्शंस दे रहे हों और अपनी कैलकुलेशंस पे दे रहे हों कि भाई इतना आपका डॉलर हो सकता है, ये आपकी करेंसी वैल्यूएशन का हाल हो सकता है, तो फैसले कुछ इस तरीके से करें कि करेंसी को ज़्यादा बोझ ना बर्दाश्त करना पड़े। उसका इम्पैक्ट फिर ज़ाहिर है पूरे मुल्क पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि सुन लेना चाहिए कभी कभी। और विक्टिमाइजेशन वाली बात तो जो तोला साहब ने बताई, ये तो बड़ी हैरानी की बात है और परेशानी की भी बात है कि अगर ऐसे लोगों को भी हम नहीं छोड़ रहे कि जो सच बता रहे हैं, हुब्बुल वतनी कह लें उसको या उनका काम के साथ उनकी सिंसेरिटी कह लें कि वो एक चीज़ के बारे में हुकूमत को, लोगों को आगाह कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं, इस सिंसेरिटी से कि भाई आप उस पर उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस करें, तो फिर तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि जो तोरा साहब ने आज जिक्र किया। लेकिन नाज़रीन अब इंतज़ार है हमें भी कि हुकूमत कब इन सारे मामलात को, इन सारे पहलुओं को देखेगी और जितने नाम गिनवाए वज़राए ख़जाना के तोला साहब ने, मेरा ख्याल है इन सब से कोई ना कोई शिकवा गिला कहीं ना कहीं पॉलिसी के हवाले से हमें रहा है। अब देखते हैं कि आज के जो वज़ीर ख़जाना है वो इन सारी बातों को सुन के क्या फैसला करते हैं। इसी के साथ मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए नाजरीन इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।